तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्ले लिस्ट ऑफ मैक्रो थियोरीज ऑफ कंजम्पशन। इसमें कंजम्पशन के जो डिफरेंट मॉडल्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस टू स्मिथ्स थ्योरी टू लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल। नाउ मैक्रो थियोरीज ऑफ कंजम्पशन में हमको ये सब मॉडल समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि केन्सियन इकोनॉमिक्स के अनुसार केन्स ने क्या कहा था कंजम्पशन के बारे में। कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन के फंक्शंस क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, ये सब हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो केन्सियन इकोनॉमिक्स ने केन्स ने कहा था कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मिला के हमको इनकम मिलता है। मतलब हमारा जो भी इनकम होता है हम उसको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो इनकम क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। समझ लीजिए कि हमारे पास n नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ हैं, Q1 Q2 Q3 करके Qn तक। ये सब डिफरेंट कमोडिटीज़ है। सपोज़ Q1 टी है, Q2 कॉफ़ी है, Q3 चॉकलेट है, ऐसे करके हमारे पास n नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ है। और उन कमोडिटीज़ के हम स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 स्मॉल Q3 करके अमाउंट और या फिर आप कहें क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो सपोज़ Q1 अगर टी है और Q2 अगर कॉफ़ी है, तो टी का स्मॉल Q1 अमाउंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, कॉफ़ी का स्मॉल Q2 अमाउंट हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो कमोडिटीज़ के क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक प्राइस तो देना पड़ेगा। तो उसका क्या प्राइस है, सपोज़ Q1 क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए हमको P1 प्राइस देना पड़ रहा है, Q2 क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए हमें P2 प्राइस देना पड़ रहा है। अब यूटिलिटी किसका फंक्शन होता है, यूटिलिटी होता है हमने जितना क्वांटिटी कंज्यूम किया है उसका फंक्शन। कोई भी प्रोडक्ट का जितना क्वांटिटी हमने, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कमोडिटी का जितना क्वांटिटी हमने कंज्यूम किया है उसका फंक्शन होता है यूटिलिटी। सो यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3 करके Qn तक। अब बजट कांस्टेंट कैसा दिखेगा, बजट कांस्टेंट होता है अगर हम हमारे इनकम को हम जितना कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ जो प्राइस है, रिलेटिव प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी को मल्टीप्लाई कर दे और फिर सम कर दे टोटल का, देन हमारा बजट लाइन बनता है। तो हमने Q1 क्वांटिटी को कंज्यूम किया है और उसके लिए प्राइस क्या दिया है, P1। सिमिलरली हमने Q2 क्वांटिटी को कंज्यूम किया है, प्राइस क्या दिया है, P2। तो क्या हुआ, P1 इंटू Q1 प्लस P2 प्लस इंटू Q2 प्लस करते करते Pn इंटू Qn, ये हमारा टोटल इनकम इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो y जो कि टोटल इनकम है वो क्या होगा, इज इक्वल टू समेशन PI/QI, वेयर I इज इक्वल टू ऑन टू n। अब जितना क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किसका फंक्शन है, कोई भी क्वांटिटी जितना हम कंज्यूम करते हैं वो फंक्शन होता है जितना प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़ है और मेरा इनकम है। आप लोग ही बताइए कि अगर आपको कोई कमोडिटी कंज्यूम करना है, कितना क्वांटिटी आप कंज्यूम करना चाहेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, उस कमोडिटी के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज़ P1 टू P2 टू Pn एंड y दैट इज़ इनकम। नाउ हमारा कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन मैंने ये कैसे लिखा, दैट C इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू ऑन इंटू PI/QI। ये तो टोटल इनकम का फॉर्मूला था। टोटल इनकम मतलब हमारा बजट कांस्टेंट ऐसा दिखता था, लेकिन टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन जो है वो सेम होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, अब इस फंक्शन में वो जो QI इज़ अ फंक्शन ऑफ P1 P2 करके P1 एंड y है, उसको हम QI के जगह पे पुट कर रहे हैं। तो हमारा कंजम्पशन जो है अब वो किसका फंक्शन बन गया, अब वो प्राइस का फंक्शन बन गया। P1 P2 करके Pn तक प्राइस का फंक्शन बन गया और इनकम का फंक्शन भी बन गया, क्योंकि वहाँ पर y भी था। तो कंजम्पशन हमारा किसका फंक्शन हो गया, अब प्राइस का और इनकम का। अब कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन का जो फंक्शन बना प्राइस और इनकम से, ये कंजम्पशन का फंक्शन इज़ होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1। इसका मतलब क्या है, मतलब हमने प्राइस को अगर 2 गुना किया, इनकम को भी 2 गुना किया, तो कंजम्पशन भी 2 गुना बढ़ेगा। प्राइस को 4 गुना किया, इनकम को 4 गुना किया, कंजम्पशन भी 4 गुना बढ़ेगा। यहाँ पर आप लोग मैथमेटिकली इस चीज़ को ऐसे देखिए कि मैं प्राइस को लैम्डा गुना कर रहा हूँ, इनकम को भी लैम्डा गुना कर रहा हूँ, तो कंजम्पशन भी लैम्डा गुना हो रहा है। अब हमने एज्यूम किया कि लैम्डा जो है उसकी वैल्यू है, तो हमने अगर लैम्डा को 1/p एज्यूम किया है, सपोज़ हमने एज्यूम कर लिया कि लैम्डा जो है इज इक्वल टू 1/p है, तो हमें लैम्डा की जगह 1/p पुट करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिला, C/p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ऑन कॉमा y/p, मतलब C/p। अब C/p क्या है, C/p है रियल कंजम्पशन और y/p क्या है, ये है रियल इनकम। C/p रियल कंजम्पशन कैसे हुआ,
प्राइस लेवल के सामने हम कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं वो होता है हमारा रियल कंजम्पशन। तो सी बाई पी क्या है, प्राइस लेवल के सामने हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। वाई बाई पी क्या है, प्राइस लेवल के सामने हमारा इनकम कितना है, ये वाई बाई पी हमको बताता है। तो नाउ व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग दैट रियल कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल इनकम। हमें क्या मिला, रियल कंजम्पशन जो है वो रियल इनकम का फंक्शन है। मतलब हमारा जो कंजम्पशन है वो इनकम का एक फंक्शन है, रियल इनकम का हमारा जो इनकम है उसका फंक्शन बन रहा है। अब मुझे बताइए कि केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन क्या था। केन्सियन का कंजम्पशन फंक्शन असल में कुछ ऐसा दिखता है दैट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अगर आपको पता है कि ए क्या है तो आप बता सकते हैं कि ए जो है वो वाई का इंटरसेप्ट होता है और बी क्या होता है, बी होता है स्लोप। अब अगर हम पूरे इक्वेशन को y से डिवाइड करें तब वो क्या आएगा, सी बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई वाई प्लस बी। सी बाई वाई क्या होता है, सी बाई वाई होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब मैं मेरे इनकम में से कितना कंजम्पशन पे खर्च करने को तैयार हूँ, मेरे कंजम्पशन के पीछे मेरे इनकम का कितना प्रोपोर्शन जा रहा है, वो है मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और बी क्या होता है, बी होता है स्लोप। और स्लोप को हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हमें दिख रहा है दैट सी बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई वाई प्लस बी। अब सी बाई वाई तो ए पी सी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और बी जो है वो एम पी सी है। सो यहाँ से तो साफ दिख रहा है दैट ए पी सी एंड एम पी सी आर नॉट इक्वल। एम पी सी के साथ कुछ और ऐड करने पर हमको ए पी सी मिल रहा है। सो ऑब्वियसली ए पी सी इज़ ग्रेटर देन एम पी सी। अब हम केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला कैरेक्टर है कि जो इनकम और कंजम्पशन के भीतर का रिलेशन होता है, अंदर का जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब कैसे, अगर मेरा इनकम बढ़े तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, मेरा इनकम घटे तो मेरा कंजम्पशन भी घटेगा। तो इनकम जैसे, इनकम का जो मूवमेंट हो रहा है कंजम्पशन का भी वही मूवमेंट हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। दोनों एक ही साइड पे मूव कर रहे हैं। अगर इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, इनकम घट रहा है तो कंजम्पशन भी घटता है। एमपीसी का जो वैल्यू है वो 0 से ऑन तक होता है। अब एमपीसी क्या होता है वो भी आप लोगों को थोड़ा बता दूं। अगर मेरा इनकम 1 यूनिट बढ़े तब मेरा कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, वो होता है मेरा एमपीसी। समझ लीजिए कि मेरे इनकम 1 यूनिट बढ़ा है तो मेरा कंजम्पशन उससे 0.5 यूनिट बढ़ा, तो मेरा एमपीसी होगा 0.5 यूनिट। मेरा इनकम समझ लीजिए कि 100 से 101 रुपया हो गया। पहले मैं 20 रुपया कंज्यूम करता था, अभी मैं 20.5 रुपया कंज्यूम करता हूँ। तो मेरा एमपीसी कितना हुआ, पहले से जो बढ़ा, मेरा कंजम्पशन जो बढ़ा, पहले 20 था अब 20.5। मेरा इनकम जो है वो 1 यूनिट राइज हुआ, 100 से 101 हुआ। उसके लिए मेरा कंजम्पशन क्या हुआ, पहले मैं 20 यूनिट्स कंज्यूम करता था, अभी मैं 20.5 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ। तो मेरा एमपीसी क्या होगा 0.5। जितना इंक्रीज़ हुआ मेरा कंजम्पशन 1 यूनिट इनकम के इंक्रीज़ पे, दैट इज़ माई एमपीसी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज एपीसी जो है वो डिक्लाइनिंग है। मतलब मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होगा वो डिक्लाइन करेगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब ये क्यों होता है, समझ लीजिए मेरा इनकम समय के साथ साथ बढ़ रहा है, तो इनकम जैसे ही समय के साथ साथ इनकम बढ़ेगा तो मैं धीरे धीरे उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाऊँगा। पहले तो मैं इनकम बढ़ते बढ़ते, जब शुरू शुरू में मेरी इनकम होगी, इनकम बढ़ेगी, तब मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगूंगा, पर धीरे धीरे मेरी कंजम्पशन कम होती रहेगी। जैसे ही उम्र बढ़ता रहेगा धीरे धीरे मेरी कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो इसीलिए एपीसी या फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिक्लाइनिंग होता है। और चौथा प्रॉपर्टी जो है एमपीसी और एपीसी, एमपीसी और एपीसी इक्वल नहीं होता, वो तो हमने दिखा दिया पहले ही। अब इस कंजम्पशन फंक्शन को लेके कुछ एस्टिमेशन किए गए। इस कंजम्पशन फंक्शन जो c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है, उसका अगर रिग्रेशन किया गया तब a और b का वैल्यू निकला। अब उस a और b का जो वैल्यू निकला उससे हमें ये पता चला जो MPC है या फिर कहे जो b है वो पॉजिटिव है और ऑन से लेस देन ऑन है, मतलब ऑन से कम है। बट व्हेन वी आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम USA फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1929 टू 1941, तब हमें दिखा कि बी का वैल्यू जो है 0.74 है, मतलब एमपीसी जो है वो 0.74 है। मतलब अगर मेरा इनकम 1% इंक्रीज़ किया तो 0.74% मेरा
कंजम्पशन इंक्रीज़ करेगा। या फिर कुछ ऐसे कहो कि मेरा इनकम 1 यूनिट इंक्रीज़ किया तो 0.74 यूनिट मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा। मतलब अगर मेरा इनकम 100% इंक्रीज़ किया तो मेरा कंजम्पशन 74% इंक्रीज़ करेगा। मतलब मेरा इनकम सपोज़ 100 से 200 हो गया। 100% इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, 100 बढ़ जाना, तो 100 से हो गया 100 बढ़ के 200, डबल हो गया इनकम, तो मेरा कंजम्पशन 74% इंक्रीज़ करेगा। पर 1869 से 1938 तक के डेटा को लेकर जब कुजनेट्स ने ये ट्राई किया तब बी का वैल्यू और एपीसी का वैल्यू, मतलब एमपीसी और एपीसी दोनों का वैल्यू सेम आया और वो 0.89 आया। तो अब केन्स ने बताया था कि एपीसी और एमपीसी इक्वल नहीं हो सकता, एपीसी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एमपीसी। लेकिन कुजनेट्स ने बताया कि देखो एपीसी और एमपीसी तो इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो अगर आप टाइम पीरियड देखें, पहला था जब बी 0.74 आया, और केन्स की कंजम्पशन फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर बोलूँ तो केन्स का कंजम्पशन फंक्शन सही है, एपीसी का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन एमपीसी होता है, लेकिन वो शॉर्ट रन में होता है। लॉन्ग रन में एपीसी और एमपीसी के वैल्यू बराबर होते हैं। यही कुजनेट्स ने बताया दैट इन द लॉन्ग रन एपीसी एंड एमपीसी आर इक्वल एंड इन द शॉर्ट रन एपीसी एंड एमपीसी आर नॉट इक्वल। एपीसी बड़ा होता है शॉर्ट रन में और एमपीसी छोटा, एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी। तो अगर हम उस चीज़ को ठीक से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन जो होता है वो शॉर्ट रन में कैसा होता है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यही तो एक्चुअल केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन है। अब y से डिवाइड करें तो c बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई वाई प्लस बी। अब c बाई वाई क्या है, ए पी सी, b क्या है, एम पी सी। तो हमें दिख रहा है दैट ए पी सी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट एंड ए पी सी ग्रेटर देन एम पी सी। पर लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में जो है वो ए जो होता है वो नहीं होता है। तो केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन क्या बन गया, c इज इक्वल टू बी वाई। अब अगर आप उसको y से डिवाइड करो तो c बाई वाई बिकम्स b, c बाई वाई इज इक्वल टू b, क्योंकि y y कट गया। अब ए पी सी और एम पी सी, c बाई वाई क्या है ए पी सी और b क्या है एम पी सी, ए पी सी और एम पी सी हो गया इक्वल लॉन्ग रन में। तो हमें अब क्या दिखा, हमें दिखा कि ए पी सी जो है वो लॉन्ग रन में कांस्टेंट है और एम पी सी और ए पी सी बराबर है। तो शॉर्ट रन में ए पी सी कांस्टेंट नहीं है, शॉर्ट रन में ए पी सी जो है वो वेरिएबल है, लेकिन लॉन्ग रन में जो ए पी सी है वही ए पी सी अब लॉन्ग रन में कांस्टेंट बन गया। तो ये इकोनॉमिकली एक बहुत ही अजीब सी बात है कि सेम ए पी सी शॉर्ट रन में वेरिएबल, लॉन्ग रन में कांस्टेंट क्यों हो रहा है ये। So this is the time when the economist came and tried to define it from different perspectives. अब अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए और इस चीज़ को अपने तरफ अपने तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश किया, मतलब इसकी क्या क्या कॉजेज़ थे इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश किया, और इसी से ही अलग अलग मॉडल तैयार होते गए, जो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, स्मिथ्स थ्योरी, and like that there are some other models also. So this debate, that is the short run variability of APC and long run constancy of APC, मतलब APC जो शॉर्ट रन में वेरिएबल बन गया और लॉन्ग रन में कांस्टेंट बन गया, ये बहुत ही फेमस एक डिबेट है इकोनॉमिक्स में, और इसको सॉल्व करने के लिए ही मल्टीपल मॉडल्स का जन्म हुआ था। आने वाले वीडियो में हम एक एक करके उन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे।